नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का, लेकिन इन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां आम जनता पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। अब 853 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। यह बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। 50 रुपए की बड़ी वृद्धि की गई है, जो कीमतें 8 अप्रैल से लागू होंगी, यानी ठीक 2 दिन बाद, या यूं कह लें 1 दिन बाद से जो लोग आज सिलेंडर ले रहे हैं उनको पुरानी कीमतों से मिलेगा, और ठीक 8 तारीख से अब उन्हें नई दरों पर सिलेंडर खरीदना होगा, जो कि 853 रुपए मुकर्रर की गई है। तो साफ तौर पर 50 रुपए की वृद्धि रसोई गैस सिलेंडर पर हो गई है। यह बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो दाम थे वो उतने नहीं बढ़े, लेकिन साल की शुरुआत होते ही, या यूं कह लें कि इस साल में जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है, उसमें 50 रुपए की वृद्धि आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डालने वाली है। अगर आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, रसोई गैस सिलेंडर आप भी घरों में इंडक्शन के अलावा इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 853 रुपए महंगा, या यूं कह लें 50 रुपए महंगा गैस सिलेंडर आपको मिलने जा रहा है, यानी कल से आप नई दरों से ही गैस सिलेंडर प्राप्त कर पाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संपादक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जी। सर, सबसे पहले तो ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि 50 रुपए की सीधी वृद्धि जो हुई है, अब तक अगर मैं देखूं तो 2 साल के दायरे में पहली बार ऐसी वृद्धि देखने को मिली है, और ये कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर सीधे तौर पर प्रहार है। इलेक्शन खत्म हो गए, इसलिए ये मानकर चले कि वृद्धि देखने को मिल रही है। देखिए, आज जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो हरदीप पुरी ने जो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राइसेस है उसका जिक्र करते हुए, और जो इनपुट कॉस्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उत्पादन में, उन सब का हवाला देते हुए न सिर्फ गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाने की घोषणा की, बल्कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाया है। तो उन सबको क्लैरिफिकेशन करके हरदीप पुरी ने, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बढ़ाई जा रही है उसका असर कंज्यूमर्स पे नहीं होगा, लेकिन जो गैस सिलेंडर है निश्चित तौर पे आज आधी रात से 8 अप्रैल से वो नई दरें लागू हो जाएंगी, और जो घरेलू सिलेंडर है वो 50 रुपये महंगा हो जाएगा। उसी तरह से उज्ज्वला के जो सिलेंडर है वो भी महंगे होंगे। दोनों की कीमतों में 50-50 रुपये का इजाफा कर दिया। दोनों के दामों में 300 रुपये का अंतर है। उज्ज्वला के जो सिलेंडर है, जो BPL कार्ड धारकों को और जो गरीबों को मुफ्त में दिया जाता है, उनकी कीमत जो है वो 300 रुपये कम है। वो 553 रुपये का सिलेंडर होगा अब, और वहीं जो सामान्य रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो 853 रुपये का होगा। तो निश्चित तौर पे आज आधी रात से ये नई दरें लागू हो जाएंगी, और कल से जो आपके घरों में सिलेंडर सप्लाई होगा वो नई कीमतों पे होगा। तो ये मैं मान के चलूं, क्योंकि अगर 50 रुपए की बड़ी वृद्धि की गई है तो 12 महीने अगर 12 सिलेंडर कोई खरीदता है या अवेल करता है पूरा, तो 600 रुपये उसको पूरे साल भर में ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो ये भारी भरकम जो अभी लगा है, ये वृद्धि जो हुई है, क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले 1.5-2 सालों में जो पैसे बढ़े भी हैं वो 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा है। और अगर विपक्ष को भी सुनूं तो वो हमेशा कहता था कि भाई 10-12 रुपये बढ़ा देते, 20 रुपये बढ़ाते हैं, उसके बाद 5-5, 2-2 करके कम करते हैं। तो जितना बढ़ाना होता है वो तो उतना ही रह जाता है। मार्जिन सरकार ने तय कर लिया है कि 50 रुपये बढ़ाएंगे, बाद में जब विरोध होगा तो 10 रुपये नीचे कर देंगे, 40 तो बढ़ ही गया। नहीं, देखिए, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कह लीजिए जिस तरह से आर्थिक संकट गुजर रहा है, ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तरह से कह लीजिए कि हड़कंप मचा हुआ है, तो सारे सेक्टर उससे प्रभावित हो रहे हैं। भारत का जो पेट्रोलियम जो डिपार्टमेंट है, कह लीजिए, चाहे हमारा तेल प्रोडक्शन हो, रिफाइनरी हो, गैस प्रोडक्शन हो, वो उन सब पे इन सारे जो टैक्सेशन है और जो टैरिफ है इसका असर पड़ना पड़ेगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो निश्चित तौर पे सरकार जो है एक प्रिकॉशनरी उन मेजर्स के तौर पे भी देखिए उन सबको ध्यान में रख के ये प्राइसेस बढ़ा रही है कि ऐसा ना हो कि अचानक इतना बड़ा संकट बढ़ जाए कि हम उसकी भरपाई ना कर पाए। आपको मैं याद दिलाऊं तो 2008 में पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी आया था तो भारत पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उतना नहीं पड़ा था क्योंकि हम पहले से ही उसकी तैयारी कर रहे थे। और आज भी मुझे लगता है जिस तरह से ये सरकार धीरे धीरे कदम उठा रही है, एक तरह से कह लीजिए अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जो उठापटक है, जो एक तरह से कह लीजिए इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमिक जो टर्मोइल हो रहा है, उससे बचाने के लिए सरकार जो है चाहे वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, चाहे गैस और सिलेंडर पे दाम बढ़ा रही है, या कुछ और मेजर्स आने वाले दिनों में सरकार को लेना पड़ेगा ताकि जो हमारी अपनी कंपनियां हैं वो नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो उनको, क्योंकि हमारे बहुत बड़े पैमाने पे हम जो एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, रिफाइनरी करने के बाद, उसको रिफाइन करने के बाद जो क्रूड ऑयल से हम बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो फाइबर्स हो या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स हो, उन सब का हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, यूरोपियन। और तो निश्चित तौर पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद से या जो ट्रंप ने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, उन सब के बाद उन पे असर तो होगा उनके प्राइसेस पे। तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए सरकार ने ये जो प्राइसिंग जो है वो उस पर बढ़ा रही है, उस पर टैक्सेशन कर रही है ताकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है बहुत ज्यादा उसको असर ना पड़े। आपने ट्रंप का जिक्र किया, ट्रंप का टैरिफ को लेकर के कल मैंने देखा कि वहां कितनी बड़ी रैली होती है, अलग अलग जगहों पे पूरे अमेरिका में बड़ी रैली देखने को मिली। ट्रंप का भी विरोध हो रहा है, एलन मस्क का भी विरोध हो रहा है, उनकी टैरिफ नीति का भी विरोध हो रहा है, अलग अलग जो घरेलू उनकी चीज़ें उनका भी विरोध हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब आप भी कह रहे हैं कि 50 रुपये की सीधी वृद्धि हुई है, तो अब जो विपक्ष लगातार संसद में कहता था कि चाय पकौड़ी तो खा रहे हैं लेकिन इन सब का खामियाजा तो देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री गए और विदेश यात्रा भी की, अमेरिका भी पहुंचे, तो वहां पर क्या इस चीज़ को सेटल नहीं किया गया? क्योंकि अभी तो पेट्रोल डीजल का ही दाम बढ़ा है, माफ कीजिएगा एलपीजी का ही दाम बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ साथ आगे भी और वृद्धि चीजों में देखने को मिलेगी। तो क्या भारत इतना सक्षम है इस चीज को सह पाने के लिए? नहीं, देखिए ये जो प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं या जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है वो हमारा जो सरकार का इनकम है, सरकार की आमदनी बढ़ाने की कोशिश है कि सरकार बहुत कुछ सब्सिडी पे नहीं दे सकती है। आप सोचिए कि मनरेगा की स्कीम चल रही है, फूड्स फॉर सिक्योरिटी स्कीम चल रही है, हेल्थ की स्कीम चल रही है, बाकी और भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं गवर्नमेंट में, और उन सब के लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा जो है सरकार के पास टैक्सेशन के जरिए से ही आता है। तो सरकार देखती है कि कहाँ कहाँ हम टैक्सेशन में हेर फेर करके, उतार चढ़ाव करके, कहीं घटा के कहीं बढ़ा के इस अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ाए। तो निश्चित तौर पे ये जो बढ़ोतरी की गई है 2%, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात है या जो गैस सिलेंडर पे बढ़ाने की बात है, तो निश्चित तौर पे इस बार आपको ध्यान होगा कि सरकार ने एक तरफ हमारे बजट में मिडिल क्लास को बहुत बड़ी रिलीफ दी थी, 12 लाख तक जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया है। तो कहीं ना कहीं उसका एक कह लीजिए छोटा छोटा असर अब पूरे साल पर आता रहेगा, क्योंकि जब आपकी आमदनी बढ़ेगी निश्चित तौर पे अभी जो आपका टैक्सेशन से जो राहत मिल रहा है आपको बजट में, वो टैक्सेशन से जो आपके पास पैसा आ रहा है उसको आप एक्सपेंड करेंगे, चाहे वो पेट्रोल पे करें, डीजल पे करें, गैस पे करें, अपने घरेलू जो जरूरतें हैं उन पे खर्च करेंगे। तो निश्चित तौर पे वहां पे सरकार जो है वो भार बढ़ा रही है ताकि आपके पास जो पैसों की बचत होगी, 1 अप्रैल से आपके नए टैक्स रिजीम में आ गए हैं, आप पे नया इनकम टैक्स लागू होने वाला है, तो निश्चित तौर पे ये पैसे अब उधर जाएंगे। आप ये मान के चलिए सरकार अगर एक तरफ से देती है तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं से उसको लेगी, तभी जाके वो अपने जो खजाना है उसमें भरपाई कर पाएगी। ऐसा नहीं कि सरकार के पास कोई ऐसा खजाना है कि जो खाली करती चले जाए और उसमें पैसे ना आए। तो निश्चित तौर पर वो जनता से ही वो पैसे कलेक्ट करेगी, उस खजाने को भरेगी और फिर वो वेलफेयर स्कीम पे पैसे खर्च करेगी। अब वेलफेयर स्कीम की आप बात कर रहे हैं, मुझे अभी भी याद है कि सरकार ने कहा था कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो हमारे कंट्रोल में तो होती है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देख करके उसको बढ़ाते घटाते हैं। मुझे वो भी याद है कि जब क्रूड ऑयल को लेकर के 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैसा बहुत कम था, बहुत निम्न था, तब भी भारत सरकार ने, या यूँ कहने कि आरोप ये लगते रहे कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन की नहीं गई, तो सरकार ने वहाँ पर भी तो मोटा धन इन बड़ी कंपनियों को, तेल कंपनियों को पहुँचाया ही था, क्योंकि एक्साइज में कमी उन लोगों ने सरकार की तरफ से की नहीं गई। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो दाम रहा उसके अकॉर्डिंगली भारत में दाम को स्थिरता रखी गई, 80-90 रुपये में ही लोगों ने पेट्रोल 1 लीटर भरवाया है। तो वहाँ तो वैसे भी उनकी जेब भरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा खाली ये कंपनियाँ हुई हैं।
नहीं देखिए, चाहे कोरोना का टाइम रहो, आप 2019-20 से ही ले लीजिए, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस गिर रहे हैं या कहिए 60 से 70-75 के बीच में स्टेबल रहे हैं। लेकिन सरकार के पास क्या है कि सरकार ने कभी भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती इसलिए नहीं क्योंकि कि उसका खजाना खाली हो जाएगा। बीच बीच में जरूर कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे ताकि प्राइसेस कम हो। इवन जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके मार्जिन को घटाया गया, डीलर्स के मार्जिन को घटाया गया ताकि कंज्यूमर पे डायरेक्ट असर। एक पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो आता है उस पे सबसे पहले कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट होने का, फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, फिर उसके बाद आपको जो हम सेस 2-3 तरह के सेस लग रहे हैं, जो एग्रीकल्चर पे सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो सेस लग रही है, फिर बाकी दूसरे मदों में जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो भी सेस के जरिए ले रही है। तो करीब करीब अगर आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए मान लीजिए तो करीब करीब 50 रुपए टैक्सेशन में हमारा जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, एक्साइज हो, कस्टम हो या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो ये टैक्स का पैसा ही जो सरकार के पास जाता है और सरकार उनसे जो बाकी जो काम है अपने कामकाज जो है वो करती है। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद फिर क्या कुछ हरदीप पुरी ने कहा वो भी सुनवाऊंगा दर्शकों को। एक छोटा सा सवाल ये कि अगर स्टेट जीएसटी भी लगाया जाता है, सेंट्रल जीएसटी भी लगाया जाता है, अगर यहाँ पर सरकार थोड़ी राहत दे दे तो मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी सी कमी आ सकती है अगर वो इस चीज को स्लैब में ले आए तो। देखिए, पेट्रोल और डीजल पे सरकार इसलिए दाम नहीं कम कर पाती है, अगर किसानों की बात छोड़ दें तो बाकी सब पेट्रोल और डीजल जो है या तो मिडिल क्लास या ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। तो इसलिए सरकार को ये लगता है कि यहाँ पे बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यहाँ पे अगर हम पेट्रोल डीजल के प्राइसेस या तो सकते हैं, कहीं ना कहीं पूरे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट असर जो है वो कंज्यूमर जो मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, उन पे पड़ता है। किसानों पे भी पड़ता है, ऐसा नहीं किसानों पे नहीं, लेकिन कई सारे स्टेट गवर्नमेंट जो किसानों को अलग से सब्सिडी देते हैं तो वो इंपैक्ट उस तरह से कम होता है। लेकिन सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये सबसे बड़ा जरिया है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। उसी तरह से हम जो ये शराब पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, ये तो चाहे वो लिकर हो या चाहे शराब हो या चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, इन पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो सबसे बड़ा सरकार का इनकम है। और ये मानती है सरकार कि ये बिल्कुल जो बीपीएल क्लासेस हैं या उनको डायरेक्टली प्रभावित नहीं करती है, इसलिए सरकार जो है इन पे टैक्स घटाने में यहाँ कोई नहीं कभी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करती है। विरोध होता है, हो हल्ला होता है, विपक्ष नारेबाजी करता है, लेकिन चाहे कोई भी सरकार रही हो वो बहुत ज्यादा पेट्रोलियम डीजल या जो दूसरे एक्साइज ड्यूटी है जहां पे मानती है सरकार की ये लग्जरी प्रोडक्ट है वहां जल्दी कम नहीं करती है। तो अभी जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे चाहे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, याद आता है कि वैसे तो सर्विस चार्ज जो है होटलों को कहा गया है कि होटल इंडस्ट्री ना ले, लेकिन वो उसका दाम या नाम बदल देते हैं, सर्विस चार्ज लिखते ही नहीं है, तो वो कुछ और नाम से आपसे ले लेते हैं और आप आम जनता को पता ही नहीं होता कि वो सर्विस चार्ज भी देकर आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप ही की बात जो कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर क्या कुछ रहा है, जो गैस सिलेंडर बढ़ा है, जरा सुनवा देते हैं पेट्रोलियम मंत्री ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है। So this 50 rupees increase per cylinder will be for the Ujjwala beneficiary, and overall for the non-Ujjwala beneficiary, it will be again 50 rupees will go up from 803 to 853. Again, this will be reviewed every 15 days or 1 month, whichever is the system. And in the case of petrol and diesel, as I said, if this trend remains, then the price is likely to be revised by them. It's a deregulated sector. They don't have to come to us. 50 rupees per cylinder भैया बढ़ेगा, वो भी at a time like this. This is really to deal with that 41,833 crore loss that they've made. So the excise duty rate is for that, not. चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में 336 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित कर लिए गए हैं। कई लैंडस्लाइड जोन यात्रा में बन जाते हैं। नासूर, जिसको ध्यान में रखते हुए नैनीताल में सबसे ज्यादा 120 लैंडस्लाइड जोन्स को चिन्हित किया गया है। पौड़ी जिले में 119 लैंडस्लाइड जोन को चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड सरकार बेहद तेजी के साथ चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं को जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये ना हो, इसलिए लैंडस्लाइड की वजह से तमाम सड़कें जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं या जिन पर दुर्घटनाएं होती हैं, उन वाहनों और यात्रियों को नुकसान पहुंचता है, वो ना हो, इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रियों को कई घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ता है। भले ही चारधाम यात्रा के दौरान और मानसून सीजन के दौरान क्षेत्रों में मशीनें जाती हैं, जोन में परमानेंट अधिक जोर नहीं दिया रहा।
चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां तेज और ऐसे में उत्तराखंड में 336 लैंडस्लाइड जोन्स को चिन्हित किया गया है। कई लैंडस्लाइड जोन यात्रा में नासूर बन जाते हैं। नैनीताल में सबसे ज्यादा है जिसमें 120 लैंडस्लाइड जोन्स रखे गए हैं। तो इन सब के साथ चारधाम में यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सचिव बीवी पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम का जिम्मा मिला है। 2 दिवसीय उत्तरकाशी के दौरे पर हैं सचिव बीवी पुरुषोत्तम। चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। सचिव ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की है। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे आईएएस अधिकारी। दरअसल चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर सचिव उत्तराखंड शासन और नोडल अधिकारी गंगोत्री यात्रा बीवी पुरुषोत्तम ने होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी के साथ बैठक की। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उत्तराखंड सरकार इस बार चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी भी सचिव डॉक्टर बीवी पुरुषोत्तम को ही दी गई है। रविवार को सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को परखने अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे थे। आज उन्होंने होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी की समस्या सुनी और उसके बाद गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाते हैं। उद्देश्य ये है कि हर गांव में एक सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहां पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्था ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर मीटिंग हुई है। अभी रास्ते में हम व्यवस्थाएं देखते हुए जाएंगे और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी हम गंगोत्री में बैठक करेंगे और जो भी समस्या आएगी वो हम शासन को अवगत कराएंगे। 30 तारीख से शुरू हो रही है और आज माननीय सचिव महोदय यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे। यात्रा इस बार भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी बुकिंग है लगभग 50% की इसमें कमी आई है। चारधाम यात्रा पर कांग्रेस ने सरकार को सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने का बयान सामने आया है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, चारधाम यात्रा सुखद हो, ये भी उन्होंने कहा है। राज्य के आर्थिकी में यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इसी को लेकर सरकार पूरी तरह तैयारी में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार को सलाह भी दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि चारधाम यात्रा सुखद हो क्योंकि राज्य की आर्थिकी में यात्रा की महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले साल जो हालात हुए थे वैसा नहीं होना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको दर्शन कराया जाए, क्योंकि पिछले साल बहुत श्रद्धालु बिना दर्शन करे ही वापस चले गए थे। राज्य की आर्थिकी से लेकर राज्य की सम्मान तक इससे जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा बेहतर हो, अच्छी हो और लोगों को सुविधा हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से लेकर तमाम किस्म की जो परेशानियां उनको ध्यान में रखना होगा। कोई भी अगर सैलानी या कोई भी तीर्थयात्री बाहर से आता है और दुखी होकर जाता है तो उसका प्रभाव राज्य पर अच्छा नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है। पिछले बार जिस तरीके से मृत्यु के आंकड़े छिपाने पड़े वैसी स्थितियां ना हो, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, ट्रैफिक की। आप अंधाधुन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन अंधाधुन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कई लोगों को पिछले बार देखने में पड़ावों से आगे नहीं जा पाए। वो जो पैसा जमा करते हैं 10 साल 5 साल की तीर्थ यात्रा करेंगे, उनका पड़ावों में समाप्त हो गया। उनको यही नहीं पता होता कि 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है। और पिछले बार कई लोग पैसा खत्म होने की वजह से बिना दर्शन के वापस गए। ऐसे हालात ना हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं और आपको बताते हैं कि कहां कितने जोनों को चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन की तैयारी है। उत्तराखंड में कुल 336 लैंडस्लाइड जोन्स को चिन्हित किया गया है। गढ़वाल मंडल में कुल 163 लैंडस्लाइड जोन्स चिन्हित किया है। कुमाऊं मंडल की अगर बात कर लें तो 173 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित हुए हैं और सबसे लंबा एनएच ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ एनएच की लंबाई जो है
285 किलोमीटर है, जिसमें ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच पर कुल 54 लैंडस्लाइड जोन हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। ऋषिकेश एनएच पर 54 में से 17 लैंडस्लाइड जोन, इसमें से 54 टोटल हैं और जिसमें से 17 को चिन्हित किया गया है। रुद्रप्रयाग जोशीमठ के बीच 32 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित हुए हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ के बीच 5 लैंडस्लाइड जोन को चिन्हित किया गया है। तो ये पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं कि कहाँ कितने लैंडस्लाइड जोन्स को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड में फिर दिखाया रफ्तार का कहर, जिसमें शिमला बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। बस और लोडर ऑटो के बीच ये जोरदार टक्कर देखने को मिली। हादसे में बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है। 14 लोग घायल, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। तो देहरादून में फिर एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शिमला बाईपास पर सिंगनीवाला में बस और लोडर ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो जाती है। इस दौरान लोडर सड़क से नीचे पलट गया, जबकि बस सड़क पर पलट जाती है। हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं और बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बस विकास नगर से देहरादून की ओर जा रही थी। सहसपुर थाना इलाके के विकास नगर क्षेत्र में सिंगनीवाला शिमला बाईपास पर यह हादसा हुआ। बस और लोडर के बीच भिड़ंत का लोडर सड़क से नीचे जा गिरता है, जबकि बस सड़क पर ही पलट जाती है। हादसे में 2 की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हरिद्वार में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें मानूबांस में मौत बनकर खनन डंपर सामने आया है। खनन डंपर ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके से डंपर चालक फरार हो जाता है। परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के भावनपुर थाना क्षेत्र के मानूबांस गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। खनन माफिया के डंपर ने एक युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक रहा कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डंपर बेकाबू होकर आया और युवक को रौंदता हुआ चला गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर डंपर चालक हादसे के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। 10 घंटे के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। हादसे में फैक्ट्री मालिक समेत 2 की मौत हो गई है। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की बात भी कही है। दरअसल हरिद्वार के इब्राहिमपुर में फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद कर लिया। मृतकों की पहचान फैक्ट्री के मालिक महेश अग्रवाल और कर्मचारी संजय के रूप में हुई है। इसके अलावा एक कर्मचारी झुलसकर घायल हो गया है। पुलिस ने शवों को डीएनए सैंपल के लिए भेज दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा भी और मुआयना भी किया है। एसएसपी का कहना है कि घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। फैक्ट्री संचालकों के द्वारा फायर सेफ्टी और एसओपी का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसको लेकर भी जांच होगी। आपको बता दें कि रविवार देर शाम बहादुराबाद थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कल 9:30 बजे के आसपास बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में गणपति केमिकल नाम से फैक्ट्री है, जहां पर इनके स्टोर में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। क्योंकि इस स्टोर में हाईली इन्फ्लेमेबल रेजिन्स और जो थिनर्स वगैरह है वो रखे जाते हैं, इसलिए आग की भयावहता बहुत ज़्यादा थी। इसलिए काफ़ी करीब हमारे पास 8 से 10 गाड़ियाँ जो पूरे संपूर्ण हमारे जनपद में फायर स्टेशंस पे हैं, उनकी मदद से आग को काबू पाने की कोशिश की गई। और इस क्रम में एक व्यक्ति जो घायल था उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। 2 अन्य व्यक्ति जो जिनकी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे और दोनों की ही डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब जीपीएस से होगी वाटर टैंकरों की निगरानी। जल संस्थान के टैंकरों में लगाए जाएंगे जीपीएस, जिससे सिस्टम सभी सरकारी प्राइवेट टैंकरों में ये जीपीएस सिस्टम लगेंगे, जो कि पानी की चोरी और बर्बादी पर रोक लगाने में कारगर साबित होंगे। अब तक 10 से ज़्यादा टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगा है। हल्द्वानी पेयजल विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई या यूँ कह ले बड़ी पहल की है। हल्द्वानी में जल संस्थान में सभी सरकारी और प्राइवेट टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से लैस किया गया है। अब दफ्तर में बैठे बैठे सभी टैंकरों की सही लोकेशन पता लगाई जा पाएगी। पेयजल संस्थान के सिस्टम से टैंकरों के जरिए पानी की जो बर्बादी है टैंकरों के सही स्थान पर
पहुंचने या ना पहुंचने की शिकायतों का समाधान भी होने की उम्मीद है। हल्द्वानी पेयजल विभाग के 10 सरकारी टैंकरों में और कुछ प्राइवेट टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। अधिशासी अभियंता जल संस्थान सभी टैंकरों की मॉनिटरिंग जीपीएस सिस्टम से दफ्तर में बैठकर करता नजर आएगा। जीपीएस सिस्टम पेयजल टैंकरों में लगाने का कारण ये है कि सभी टैंकरों की निगरानी और सटीक जानकारी पेयजल अधिकारियों को समय समय पर मिलती रहे। यदि आम जनता की कोई शिकायत पेयजल टैंकरों को लेकर अधिकारी के पास आती है तो अधिकारी अपनी मोबाइल पर संबंधित टैंकर की लोकेशन जीपीएस के जरिए जानकर समस्या का समाधान तुरंत कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।